नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया और उसका सबसे लोकप्रिय शो कच्चा चिट्ठा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर टिकी हुई है। नैन्सी पेलोसी इस वक्त सिंगापुर में है और अमेरिका की ओर से नैन्सी की ताइवान यात्रा को लेकर साफ तौर पर अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन चीन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोकने के लिए आसमान से लेकर समंदर तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को तैनात कर दिया है। खुली धमकी दी है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान जाने की कोशिश करती हैं तो हवा में ही उनके प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। अमेरिका चीन को ऐसा करने से रोकने के लिए तैयार है। साउथ चाइना सी में उसके जंगी जहाज तैनात हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो चीन एक्शन लेगा और अमेरिका का इस पर रिएक्शन होगा, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ युद्ध है। पावर, पोजीशन और अनुशासन का प्रदर्शन, जल, थल और नभ में परचम फहराने की हसरत, दुनिया के सामने नुमाइश की फिक्र और विस्तारवाद की चिंता में घुलती सेना। ठीक पहचाना आपने, ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है। दुनिया की सैनिक ताकत में नंबर 2 की सेना। बीजिंग टू वॉशिंगटन डीसी इसी सेना की चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? चीन की आर्मी चर्चा में क्यों है? इसने ऐसा क्या किया है कि दुनिया भर में इस सेना को अपने कारनामों के लिए नहीं बल्कि बदनामी के लिए जाना जाता है? आगे सब बताएंगे, लेकिन पहले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 95वें स्थापना दिवस की कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ सैनिक डे का परेड नहीं है, ये तैयारी है अमेरिका को रोकने की, ताइवान पर आधिपत्य की, साउथ चाइना सी में दबदबे की, जापान को डराने की, अपनी बादशाहत दिखाने की। तो ताइवान भी तैयार है और अमेरिका वो तो कब से तैयार बैठा है 7वें बेड़े के साथ चीन की चालाकियों को जवाब देने के लिए। ताइवान पर चीन के किसी भी अटैक को रोकने के लिए मामला तूल पकड़ चुका है। युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में नागरिकों को चीन के हमले की सूरत में बचने की तरकीबें बताई जा रही हैं। सायरन बज रहे हैं, मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। तो क्या युद्ध बस छिड़ने वाला है? तो क्या दो महाशक्तियां ताइवान के बहाने भिड़ने जा रही हैं? उंगली ट्रिगर पर है, एक ऑर्डर और फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी। लेकिन क्यों, कैसे, कब और कहां युद्ध होगा? तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में दुनिया खड़ी होगी, कौन किसका साथ देगा? इन सवालों के जवाब तो युद्ध छिड़ने के बाद ही तय होंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने एशिया दौरे पर रवाना हो गई हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ये 5 देशों की यात्रा है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि नैन्सी की यात्रा सूची में ताइवान का नाम गायब है। यानी नैन्सी पेलोसी सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करेंगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यही तो पेच है। यही ये जानना जरूरी है कि चीन की सैनिक तैयारियां इस लेवल पर क्यों हैं। हफ्ते भर से अमेरिका और चीन की भौहें तनी हुई हैं। जो बाइडेन से शी जिनपिंग ने बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुली धमकी दी। ताइवान यात्रा करने पर नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ाने की बात कही। ताइवान के बिल्कुल पास चीन ने आर्मी ड्रिल की। ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट उड़ाए। और ये सब चीन ने किया सिर्फ एक वजह के लिए। वजह ये कि चीन के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान विक्ट्री का ऑर्डर दें तो बीच में अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए। लेकिन ये अमेरिका है, बोलना बंद कर दे, एक्शन लेना बंद कर दे, धमकियों से घबरा जाए तो फिर दुनिया पर दादागिरी का क्या होगा? कौन मानेगा अमेरिका की चौधराहट? लिहाजा अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। चीन ताइवान में घुसकर देखे, गोलियों की बिसात बिछेगी। आसमान में बादल F-16 के शोर से फटते नजर आएंगे। समंदर में सातवें बेड़े की अकड़ बीजिंग को सोने नहीं देगी। जमीन पर कम ही सही ताइवान की फौज ड्रैगन के दांतों का विष निकाल देगी। लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब ताइवान पर चीन अटैक करेगा। स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान गोइंग विमान को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के हित चीन कुचलने की कोशिश करेगा। और ये सारे समीकरण अभी बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि नैन्सी पेलोसी एशिया के लिए निकल चुकी हैं और नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन ने कहा है कि 表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 इस खतरे से बचने के लिए चीन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझ लीजिए। फिर अमेरिका का क्या एक्शन है, आपको ये भी बताएंगे। चीन का दो टूक कहना है कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और नैन्सी का विमान अगर तकनीकी वजह से खराब होता है तो चीन की एयरफोर्स उसे स्कॉट करके सुरक्षित नीचे उतारेगी। लेकिन उसके पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन नेवी ईस्टर्न थिएटर कमांड मिडनाइट ट्रेनिंग कर रही है। हवा में एयरक्राफ्ट उड़ाकर चीन अपनी तैयारियों का परीक्षण कर रहा है। स्ट्राइक ग्रुप अपने हथियार चेक कर रहा है। मतलब चीन की ओर से मामला कट टू कट है। नैन्सी पेलोसी को किसी भी कीमत पर चीन ताइवान नहीं जाने देना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका इसके लिए नैन्सी पेलोसी की यात्रा का फुल प्रूफ प्लान बना रहा था। अगर नैन्सी अपने इस दौरे में ताइवान जाती है तो ये अमेरिका और चीन के बीच के तनाव को चरम पर पहुंचा देगा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच की शांति दोनों ही देशों के लिए लगभग नामुमकिन होगी। 一个中国原则是台海和平稳定的定海神针，在台湾问题上不断歪曲和掏空一个中国政策，发表不负责任的言论，制造局势紧张因素的正是美方。美国最近开始强调要维护每一个国家的主权和领土完整。我们希望美方首先在台湾问题上言行一致，不要搞双重标准。 चीन के खतरे और उसकी धमकी को देखते हुए अमेरिका कह चुका है कि ताइवान को लेकर उनके और चीन के बीच में 40 सालों से अधिक समय से तनाव है। इसके बाद दोनों ही देश विवादों को भुलाकर शांति और स्थिरता के लिए आगे आए हैं। खुद नैन्सी पेलोसी कह चुकी हैं कि वो सुरक्षा की वजह से अपने ट्रेवल प्लान पर बात नहीं कर सकती हैं। अमेरिकी मिलिट्री को भी पेलोसी के दौरे को लेकर काफी तनाव है। मिलिट्री को डर है कि चीन की सेना पेलोसी के प्लेन को गिरा सकती है।
नैन्सी पेलोसी पहले अप्रैल में ताइवान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था। नैन्सी पेलोसी से पहले 1997 में आखिरी बार अमेरिकी सीनेट का स्पीकर इस तरह से एशिया दौरे पर आया था। पेलोसी के ताइवान दौरे का ऐलान चीन को हजम नहीं हुआ था। चीन इस समय ताइवान के करीब पिंगतान द्वीप पर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। ये द्वीप फुजियान प्रांत में आता है। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच इस तनातनी का असर दक्षिण चीन सागर में भी दिखा। इस दौरान अमेरिका का युद्धपोत तक नजर आया था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान क्या करेगा, ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इनसे हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत इलाके के लिए चीन ने लगभग 2000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसी 4 क्रूज मिसाइलों की अधिकतम मार क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। एक्सपर्ट का मानना है कि छोटी दूरी की ये मिसाइलें कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाती हैं। चीन के पास इस समय सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलें भी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए चीन ने नई मिसाइल संचालन प्रणाली तैयार की है। अमेरिकी CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के पास सबसे सक्रिय और सबसे नया मिसाइल विकास कार्यक्रम है। चीन के पास 7000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी हैं। साफ है कि अमेरिका चीन के निशाने की जद में है। चीन की नौसेना पनडुब्बियों के बेड़े में एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने में जुटी हैं। इससे चीन समुद्र के भीतर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो सकेगा। चीन की इन तैयारियों को बताने का मकसद ये है कि चीन किस लेवल पर युद्ध के लिए तैयार है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी होगा। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ती है तो असर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल बात उस छोटे से देश ताइवान की जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक ताइवान को इस तरह की तवज्जो देना चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करें। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। यही वजह है कि ताइवान के साथ किसी भी देश के आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध नहीं है। न ही संयुक्त राष्ट्र से ताइवान को एक आजाद राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हुई है। ओलंपिक गेम्स में भी उसके खिलाड़ी चीन के उम्मीदवार के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान को चीन के मुंह में नहीं जाने देगा। और इसकी वजह सिर्फ ताइवान से अमेरिका की नजदीकी नहीं, बल्कि अमेरिका के एशिया में अपने हित भी हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही अपनी आर्मी को एक ऐसी मिसाइल सौंपने वाले हैं जो सिर्फ 8 मिनट में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पहुंच जाएगी। पुतिन ने रूस की नई नेवल डॉक्ट्रिन पर भी दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें रूस ने अपना पहला दुश्मन अमेरिका को बता दिया है। कहा जा सकता है कि यूक्रेन के युद्ध ने पुतिन को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत किया है। अब वो न सिर्फ अमेरिका की बादशाहत खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि अपना सुपर वेपन भी लॉन्च करने वाले हैं। क्या है रूस का ये नया महाविनाशक और रूस के नेवी डे पर पुतिन का नया युद्ध संदेश? ऐसी ही बहुत सारी डराने वाली बातें हैं जो इस रिपोर्ट में आपको दिखेंगी। पुतिन का शक्ति प्रदर्शन।
नेवी डे के मौके पर पुतिन के समुद्री योद्धाओं ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इस मौके पर पुतिन ने ऐसा क्या कहा जिसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? इस नेवी डे पर पुतिन ने रूस की नेवी का वॉर डॉक्ट्रिन यानी युद्ध सिद्धांत क्यों बदल दिया है? हालांकि इसी खास दिन पुतिन ने यूक्रेन में रूस का अगला प्लान बता दिया है और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम भी लिया है, सिलिकॉन मिसाइल। आखिर क्यों पिछले एक साल से अमेरिका और यूरोप के अखबार सिलिकॉन मिसाइल के नाम से दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? रूस की ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर क्यों खतरनाक है? रूस की आर्मी ने अब यूक्रेन के माइकोलाइव शहर को अचानक अपने टारगेट पर क्यों ले लिया है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की की। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं जो एकदम निश्चिंत हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपने करीबियों के साथ पार्क में सैर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की हैं जो एक कमरे में बंद होकर रोज नए बयान जारी करते हैं, रूस को नई नई धमकियां देते हैं और अपनी देश की जनता को रोज एक बुरी खबर सुनाते हैं। अब ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क की जनता से कहा है कि वो अपने घरों को खाली कर दे ताकि उनकी जान किसी तरह बच जाए। Почути усім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, багато хто відмовляється виїхати. Але це дійсно потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться приймати. Все одно, повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей вийдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне убити. Тому, якщо у вас є можливість, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишаються у зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно. एक तरफ रूस है जो अपना नेवी डे मना रहा है, पुतिन की सेना पूरे अनुशासन में पुतिन को सलामी दे रही है, और दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर मातम पसरा हुआ है। कीव के अंदर उन महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया जिनके बच्चे, पति और भाई युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। यह पुतिन का कहर है जो यूक्रेन पर अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। पुतिन के लिए रूस की सीमाओं से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पुतिन की पहली प्राथमिकता रूस की सुरक्षा है और इसकी हर कीमत वो चुकाने के लिए तैयार हैं। जरा देखिए कि रूस के नौसेना दिवस के मौके पर पुतिन ने शुरुआत कैसे की। पुतिन रूस के ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग के पास मौजूद फोर्ट्स पार्क गए। फोर्ट्स पार्क में पुतिन के साथ थे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जो इस वक्त पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से हाथ मिलाया। पुतिन के साथ एक महिला भी नजर आ रही है, इनका नाम है ज़ेनिया शोइगु। ज़ेनिया रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की बेटी हैं और ज़ेनिया ही इस पार्क प्रोजेक्ट की हेड भी है। ज़ेनिया ने पुतिन को बताया इस पार्क का इतिहास क्या है।
Русский Форт Боярд, там была чумная лаборатория. Когда покидали уже это здание, то, соответственно, решили сжечь там все внутри, дабы убить всю бактерию. दरअसल ये फिनलैंड के बॉर्डर के पास मौजूद एक द्वीप है जो 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पूरा द्वीप पूरी तरह से रूस की नौसेना को समर्पित किया गया है। पुतिन ने इस द्वीप और नौसेना के प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली और फिर नौसेना की परेड में भी शामिल हुए। पुतिन को सलामी देने के लिए यह परेड हुई रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जो फिनलैंड के पास मौजूद है और यूरोप के पश्चिमी बॉर्डर पर मौजूद ऐतिहासिक शहर है। इस नेवी डे के मौके पर पुतिन ने नए नेवल डॉक्ट्रिन पर साइन भी कर दिया है। इस मौके पर रूस की नौसेना के सभी बड़े ऑफिसर मौजूद थे। रूस ने अपने नए नेवी डॉक्ट्रिन में अमेरिका को रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है और भारत के साथ सहयोग की बात कही है। ऐतिहासिक हस्ताक्षर के बाद पुतिन परेड की सलामी लेने के लिए रवाना हुए। रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ ने पुतिन को रिपोर्ट करते हुए ये कहा: Товарищ Верховный Главнокомандующий, военно-морской флот к проведению главного военно-морского парада готов. Морским флотом адмирал Евменов. अब देखिए पुतिन का स्वागत किस तरह हुआ और पुतिन की गन स्लिंगर चाल पर जरूर गौर कीजिए। पुतिन का चलने का वो खास स्टाइल जिसमें उनका दायां हाथ एकदम स्थिर रहता है। जब पुतिन रूस के नेवी डे के मौके पर अपना बयान देने आए तो उनके दिमाग में दो बातें बहुत अहम थी। महासागर पर रूस का वर्चस्व स्थापित करना और दूसरा यूक्रेन में जारी स्पेशल ऑपरेशन। पहले पुतिन ने रूस की नौसेना को प्रोत्साहित किया और इसके बाद यूक्रेन और अमेरिका को रूस की नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का नाम लेकर धमकाया। सुनिए दोनों अहम बयान। Обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, Балтийские и Курильские проливы. И защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. पुतिन ने रूस की जनता को प्रभावित करने के लिए चुन चुन कर अपने फेवरेट डायलॉग सुनाए और फिर रूस की ताकत का भी जिक्र किया, जिसमें पहला नाम लिया ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। Упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России. और फिर एक के बाद एक रूस के शक्तिशाली युद्धपोतों और सबमरीन्स की झड़ी लग गई, जिन पर खड़े होकर रूस के नौसेना जवानों ने पुतिन को सलामी दी। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 9 मीटर लंबी है और इसका व्यास यानी गोलाई 60 सेंटीमीटर है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम के वजन का वार हेड ले जाने में सक्षम है। ये 300 किलोग्राम से कम का न्यूक्लियर वार हेड ले जाने में भी सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमले में भी किया जा सकता है। 1500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र में दुश्मन का कोई भी जहाज या टारगेट ज़िरकॉन के हमले से बच नहीं सकता है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल
अपने टारगेट पर हमला करने के लिए आसमान में 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल करने की क्षमता रखती है और इसकी स्पीड 6,100 किलोमीटर से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी 1 मिनट में ये मिसाइल 183 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की हवाई दूरी 1,320 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल सेंट पीटर्सबर्ग से वाशिंगटन डीसी पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट का वक्त लेगी। और यही वजह है कि अमेरिका भी रूस की ज़िरकॉन मिसाइल से भय रखता है। यूरोप के एक बड़े अखबार में ये हेडलाइंस छपी, जिसका मतलब है कि क्या अमेरिका भी मानता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस ही वर्ल्ड लीडर है। कुल मिलाकर नोट करने वाली बात यह है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पुतिन का लोहा अमेरिका भी मानता है और यही वजह है कि रूस को दुनिया में किसी का डर नहीं है और शायद इसीलिए पुतिन की फौजों ने यूक्रेन के अंदर माइकोलाइव पर बमों की बारिश कर दी है। माइकोलाइव की ये तस्वीरें देखिए जो बेहद खतरनाक हैं। रूस लगातार रॉकेट से माइकोलाइव पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पास हमले के बाद लगी आग को बुझाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दिन रात यूक्रेन या तो अपने डिफेंस में लगा है या फिर राहत और बचाव के काम में। माइकोलाइव के मेयर विचाली किम ने यूक्रेन को एक बेहद दुख भरी खबर सुनाई है और वो ये कि रूस की गोलीबारी में यूक्रेन के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक ओलेक्सी वडातुर्स्की और उनकी पत्नी राइसा की मौत हो गई है। यह खबर सुनकर ज़ेलेंस्की भी टूट गए। Удар забрав життя Олексія Вадатурського і його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній «Нібулон», Герої України. Моє щирі співчуття рідним та близьким подружжям Вадатурських. Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було і так знову буде. रूस की फौजें माइकोलाइव पर हमले के लिए अक्सर रात का समय चुन रही है। जब माइकोलाइव के लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तब रूस की मिसाइलें धमाके करके लोगों को जगा देती हैं। रात में मिसाइल के फटने से और लोगों के कत्ल ने माइकोलाइव की जनता के अंदर दहशत भर दी है। ये माइकोलाइव पर रूस के हमले की एक और तस्वीर है जिसमें पहले रात में हुए धमाके को दिखाया गया है और उसके बाद सुबह होने पर उसी धमाके के बाद हुई भयंकर तबाही की तस्वीरें हैं। माइकोलाइव आखिर क्यों इस वक्त पुतिन के निशाने पर है, ये सामरिक नजरिए से एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले इस मैप को माइकोलाइव की लोकेशन पर गौर कीजिए। माइकोलाइव ओदेसा बंदरगाह और खेरसोन के बीच में है। जब रूस माइकोलाइव पर हमला करता है तो ओदेसा और खेरसोन दोनों इलाकों पर ही दबाव बढ़ता है। राजनीतिक नजरिए से माइकोलाइव बेहद अहम लोकेशन है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 25 फरवरी को रूस ने खेरसोन पर कंट्रोल कर लिया और 26 फरवरी को रूस ने माइकोलाइव पर पहला अटैक लॉन्च किया। लेकिन 24 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद रूस की फौजों को पीछे हटना पड़ा। 8 अप्रैल तक रूस ने माइकोलाइव पर कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी। माइकोलाइव पर कब्जा करने के लिए रूस ने करीब 10 हमले किए, लेकिन रूस के लगभग सारे हमले बेकार साबित हुए। हालांकि इन हमलों की वजह से माइकोलाइव के 2.5 लाख लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा। अब यह शहर यूक्रेन के कब्जे में है, लेकिन रूस यहां अब भी लगातार गोलीबारी करके दबाव बनाने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है। रूस ने अपनी कैलिबर मिसाइलों से हमले करके माइकोलाइव शहर के पाइपलाइंस को ध्वस्त कर दिया है। यही वजह है कि शहर में सप्लाई के पानी का संकट है और लोग नाइपर नदी का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लेकिन काला सागर पर कंट्रोल करने के लिए रूस को माइकोलाइव पर हर हाल में कब्जा करना होगा, जिसकी योजना बनाने में रूस अब भी लगा हुआ है और इसीलिए पुतिन ने नौसेना दिवस के मौके पर अपने नौसैनिकों का मनोबल बढ़ाया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि रूस का नौसेना दिवस न सिर्फ रूस में मनाया गया, बल्कि पुतिन के दोस्त बशर अल असद के सीरिया में भी रूस की नौसेना अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आई। कुल मिलाकर रूस के लिए यूक्रेन अब आन बान शान की लड़ाई है और पुतिन यूक्रेन से किसी भी हालत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने एशिया में अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं और इसके लिए सीरिया को भी अपना प्रमुख सहयोगी बना लिया है। रूस और अमेरिका में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन और अमेरिका की जंग का भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दो और देश हैं जहां इस वक्त बड़ी जंग हो सकती है। ईरान और तालिबान के बीच बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। दोनों ओर से बड़े बड़े गोले दागे जा रहे हैं, बॉर्डर पर तोपें चल रही है। सवाल तो यही है कि अब अमेरिका किसका साथ देगा और पुतिन किसे खामोश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान से लेकर पूरा पश्चिम एशिया जलने लगेगा। मशीन गन से फायर, फिर बारूदी गोलों की आंधी आ गई। अंधाधुंध रॉकेट चलने लगे। तोप गरजने लगी। मोर्टार के धमाके से वॉर जोन दहलने लगा। भीषण युद्ध जैसा माहौल बन गया। बम धमाकों के बीच बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही। ये भिड़ंत रिहायशी बस्तियों के करीब हो रही थी। इस बारूदी टकराव को तमाशबीन करीब से देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ये इलाका अखाड़े में कैसे तब्दील हो गया। बमबारी क्यों होने लगी? लड़ाई छिड़ी किस किस के बीच थी? मगर जब एक लड़ाका मारा गया, दूसरा घायल हुआ, तब मालूम चला कि यह बारूदी घमासान तालिबान और ईरान के बीच हुआ, जिसके जल्द बड़े युद्ध में तब्दील होने की भविष्यवाणी कर दी गई है। तालिबान वर्सेस ईरान, छिड़ा बारूदी घमासान, शिया सुनी फसाद सुलगाया। युद्ध देख कौन इतरा? प्योर पाकिस्तानी प्लान, चौतरफा घिरा ईरान। क्या ईरान का गुमान तोड़ डालेगा तालिबान? जैसा टकराव हुआ, जैसी गोलीबारी हुई, जितने बम धमाके हुए, जितना बारूद बर्बाद हुआ, जान माल का जो नुकसान हुआ, उससे ये साफ है कि लड़ाई छोटी मोटी झड़प नहीं। दो सेनाओं में जबरदस्त टक्कर हुई। विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तालिबानी लड़ाके और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मारकाट का मंसूबा बड़ा था। तनाव इस कदर चरम पर है कि सरहद पर तोपें तनी हुई। ये भिड़ंत हुई कहां? पहले इस लोकेशन तक चलिए, फिर कौन भड़का रहा है ये युद्ध, किस किस मुल्क का स्टेक इस बैटलफील्ड में लगा है और सबसे अहम लड़ाई कितनी व्यापक हो सकती है, उसे जानेंगे।
अफगानिस्तान के नक्शे पर यह निमरूज प्रांत है, जिसकी सीमा एक तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तो दूसरी तरफ ईरान से मिलती है। निमरूज सूबे का जिला है कौम। यहीं ईरानी सेना और तालिबान में घमासान हुआ। सैनिकों में झड़प की शुरुआत तालिबानी लड़ाकों के झंडा फहराने के बाद हुई। ईरानी फौज ने दावा किया कि तालिबानी सैनिकों ने हिरमंड इलाके में अपना झंडा फहराने की कोशिश की, जबकि ईरान ने यहां घुसपैठ रोकने के लिए दीवार बना रखी है। तालिबानी लड़ाकों ने सीमा रेखा पर बनी दीवार के विरोध में यह झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। कहा सुनी तालिबानी लड़ाकों के फायरिंग के साथ मारकाट में तब्दील हो गई, जिसमें तालिबान के एक लड़ाके की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ईरान ने यहां घुसपैठ रोकने के लिए दीवार बना रखी है। एक फाइटर बुरी तरह से जख्मी है। वही बॉर्डर पर तनाव चरम पर है, क्योंकि ईरान ने सैन्य तैनाती में जबरदस्त इजाफा किया है। वही चोट खाया तालिबान पलटवार की फिराक में है। ईरान अफगान सरहद पर युद्ध के हालात पहली दफा नहीं बना है। इस दुश्मनी का डरावना इतिहास है। फिलहाल आप ईरान तालिबान के बीच महाशक्तियां किस खेमे में खड़ी हैं, उसे देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध से बदल चुके इंटरनेशनल समीकरण में ईरान का साथी नंबर 1 रूस है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ईरान की यात्रा कर इसकी तस्दीक कर दी है। वहीं तालिबान गवर्नमेंट पर सुपर पावर अमेरिका की मेहरबानी जग जाहिर है। अमेरिका का फुल सपोर्ट तालिबान के साथ है। मतलब ये कि दोनों खेमे दमदार हैं। ईरान को पुतिन के श्रेय है तो तालिबान के पास अमेरिका का दम है। तो क्या अमेरिका से मिले बैकअप के बाद तालिबान ने ईरान को आंख दिखाई? नामुमकिन नहीं, वजह भी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ईरान पर परमाणु संधि के लिए प्रेशर बनाए हुए हैं। ईरान इस न्यूक्लियर डील से दूर रहने या फिर अपनी शर्तों पर शामिल होने पर अड़ा है। शायद एक वजह यह भी हो, ईरान को दूसरे फ्रंट पर घेरकर अमेरिका न्यूक्लियर डील में बढ़त बना रहा हो। वैसे भी तालिबानी हुकूमत को मान्यता ना देने वाले ईरान से तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंद ज्यादा खफा हैं। काबुल के तख्त पर तालिबान जब तख्त नशी हुआ तब ईरान से टकराव हुआ। 1 दिसंबर 2021 को ईरान सेना की सिस्तान बॉर्डर पर तालिबान लड़ाकों से खूनी झड़प हुई थी। इससे पहले जब तालिबान का शासन था तब साल 1998 में ईरान ने तालिबान को झटका दिया था। 1998 में मज़ार शरीफ में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में तालिबान के सैकड़ों लड़ाके मारे गए थे। उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस को ईरान का समर्थन हासिल था। तालिबान ने इसका इंतकाम मज़ार शरीफ पर कब्जा कर लिया, जिसमें ईरान के 11 नागरिक मारे गए। हजारों मुसलमानों की मज़ार पर कब्जे के बाद ईरान तालिबान में सीधे युद्ध के हालात बन गए थे। ईरान ने तब बॉर्डर पर 70,000 जवानों को तैनात कर दिया था। ईरान तालिबान में नफरत की सबसे बड़ी वजह मजहबी मान्यता है। ईरान शिया मुस्लिम बाहुल्य मुल्क है। वहीं तालिबान के लड़ाके कट्टर सुन्नी फिरके के मानने वाले। तालिबान लड़ाके हाजरा मुसलमानों को हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, ठीक उसी तर्ज पर जैसे पाकिस्तान में हाजरा मुसलमानों का हाल है वैसा। इसी वजह से ईरान अफगान सरहद पर बारूदी साजिश का पूरा शक पाकिस्तान पर जताया गया। ईरान के थिंक टैंक की माने तो अमेरिका को एक बार फिर से साधने की खातिर पाकिस्तानी सेना और ISI बड़े पैमाने पर जाल बिछा रहे हैं, जिसमें मोहरा बना है तालिबानी हुकूमत का होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी। इस तालिबानी कमांडर को पाकिस्तान का पिट्ठू माना जाता है। हक्कानी को उकसाकर ईरान फ्रंट धधकाने की साजिश नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को CPEC का चारा भी फेंक दिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अफगानिस्तान को शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने पहल की है।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताशकंद में तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात की, जिसमें यांग ने तालिबान को अरबों डॉलर के कर्ज का हसीन ख्वाब भी दिखाया। पूरा खेल कितना खतरनाक है, शातिर खिलाड़ियों की मौजूदगी खुद ब खुद बयां कर रही है। इसी वजह से ईरान तालिबान की भिड़ंत को हल्के में लेने की भूल नहीं की जा सकती। अमेरिका तो कतई नहीं कर सकता। एक युद्ध में उलझे मुल्क से इसकी कोई कल्पना भी नहीं करेगा।